हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे जो रह गए थे। हमने पिछले वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल में बात करी थी, बहुत सारे केसेस को हमने रेफर किया था। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आप उसे जरूर देखिएगा। उसका थंबनेल मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप उसे चेकआउट करिएगा। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी विद रिस्पेक्ट टू हु इज अ कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, रेमेडीज क्या हैं, उस पर हमने डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करेंगे रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में एंड ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अच्छी तरह से क्लियर हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकें। Secondly, I would like to thank the new members of the Train Your Brain Now family। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने कम्युनिकेशन किया है, कुछ हमारे साथ साउथ से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका एक रिक्वेस्ट थी कि मैं वीडियोस को थोड़ा सा इंग्लिश में भी बनाऊं, बिकॉज उनको हिंदी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स हरियाणा से हैं, दिल्ली से, वो भी ज्वाइन इन हुए हैं। सो आई वेलकम यू ऑल एंड प्लीज़ मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, सो दैट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे CBSE के, उनको बेनिफिट हो। गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द रिड्रेसल मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज रिड्रेसल मैकेनिज्म? होता क्या है, एज अ कंज्यूमर हमारे साथ बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम सेलर से परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, एंड द बेटर ऑप्शन इज़ कि वहाँ पर हम सिर्फ नाराज़गी ना दिखा के वी शुड टेक अ एक्शन। मान लीजिए आपको किसी सेलर ने चीट किया, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन इज़ दैट वी हैव टू गो थ्रू द 3 टायर मैकेनिज्म और द रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि रिड्रेस किया जा रहा है, आपकी जो भी ग्रीवियंस है, आपकी जो भी कंप्लेंट है, उसको रिड्रेस किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज़ कंप्लेंट? कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट बेसिकली एक रिटन फॉर्म ऑफ एलिगेशन है। सो आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश एज वेल, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटन एलिगेशन विच वन पार्टी इज इम्पोजिंग ऑन द अदर पार्टी। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो कंप्लेनेंट है, वो एक एलिगेशन रिटन में देता है और इस पर वो चाहता है कि उसे रिलीफ मिले अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो केस जीतता है, जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है, एंड ही वॉन्ट्स द काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन या वट एवर रिलीफ द कोर्ट गाइड्स हिम। तो अकॉर्डिंगली वो उस रिलीफ के लिए वहाँ पे कोर्ट को प्रे करता है। तो ये एक कंप्लेंट हो गई। अब कंप्लेंट पे ही हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं, 3 लेवल्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट लेवल है दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये कोर्ट का नाम है। डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट होते हैं उनका नाम है ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। मैंने दोबारा से रिपीट किया है सो दैट यू रिमेंबर। अब इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम आया, फिर स्टेट कमीशन आएगा, एंड देन वी हैव द नेशनल कमीशन। तो ये तीनों ही जो लेवल्स हैं, इनके अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में विल बी टॉकिंग, लाइक विल बी टॉकिंग about the composition, we'll be talking about the compensation, we'll be talking about the procedure, we'll be talking about the appointed by, and we'll also be talking about the number of days। तो इनके हर कोर्ट के मैं आपको कुछ कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो मान के चलिए कंज्यूमर है, रमेश है, अब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था। से फॉर एग्जांपल उसने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा था जिसकी कॉस्ट है, से अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 लाख रुपीज़। सो अब ये जो 20 लाख का जो उसने प्रोडक्ट खरीदा, उसने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, उसमें कुछ फॉल्ट है, तो सेलर और द कंपनी इज नॉट हेल्पिंग हिम आउट। अब ये जो रमेश है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो अग्रीव्ड है, जो कंप्लेनेंट है, ही हैज़ एन ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जहाँ पे भी वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के जो कोर्ट्स हैं उस पर वो जाके अपील कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। आप साथ में बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। 2-3 बार बोलेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा। एंड मेक श्योर आप बोर्ड्स में पूरा ही नाम लिख के आएँ, जिससे कि कहीं पे भी आपके जो मार्क्स कटने के चांसेस हैं वो मिनिमल रहें। ओके, तो अब इस लेवल पे जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन यहाँ पे है 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ विच इज़ अ वुमन। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट की एज क्या होती है, इन सब पे भी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनकी एज शुड नॉट बी मोर देन 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स से ज़्यादा इनका एज नहीं होना चाहिए, एंड जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी 67 से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। प्लस ये जो प्रेसिडेंट है और जो मेंबर्स हैं, इनका जो भी अलाउंसेस हैं, सैलरी है, ये सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही डिसाइड करती है। तो कॉम्पोजिशन में आपको याद रखना है 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ विच इज़ अ वुमन। सेकेंडली हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ नोन एज दी कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब है कि एज अ कंज्यूमर जो अग्रीव्ड है, वो केस लड़ रहा है, वो कितना अमाउंट को क्लेम करना चाहता है। अब प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्पेंसेशन में हम 2 चीज़ों की बात करें। वन इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, एंड जो कॉम्पेंसेशन आप क्लेम कर रहे हैं, जो लॉस आपको हुआ
हुआ है उसका जो अमाउंट आप क्लेम करना चाहते हैं वो, तो दोनों को मिला के वी टॉक अबाउट इट एज ए कॉम्पनसेशन। सो कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द लॉस जो कि कंज्यूमर ने सफ़र किया है उसका अमाउंट भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ओके, जब हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है, जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन अमाउंट है, दैट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। तो मैक्सिमम आपका 1 करोड़ अमाउंट का जितना भी क्लेम होगा, कॉम्पनसेशन होंगे, वो सारे आपके यहीं पे फॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले केस कहाँ पे फाइल करें, दैट इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप केस फाइल करेंगे तो इसमें एक प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। प्रोसीजर में क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट बताया है, मान लीजिए वो कुछ ख़राब प्रोडक्ट निकला है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है आपको, तो उसको हम लैब में टेस्ट करेंगे। अब लैब कौन सी होगी, क्या कोई प्राइवेट लैब्स होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लैब्स जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड जो लैब्स होंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड लैब्स हैं, वहीं पे इन चीज़ों का, इन प्रोडक्ट्स का टेस्ट किया जाता है। वंस द टेस्टिंग इज डन और माना जाता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो आपको जो भी रिलीफ हमने बात करी थी पहले, वो रिलीफ्स आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। अगेन जो रिलीफ होगी वो कोर्ट डिसाइड करता है एज पर द केस। जो आपका कॉम्पनसेशन का अमाउंट है, रिलीफ का अमाउंट है, वो जो कोर्ट है वो आपके लिए डिसाइड करती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी अपॉइंटेड बाय। तो यहाँ पे मैंने भी बताया था आपको 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 अदर मेंबर्स, 1 ऑफ विच इज अ वुमन। तो ये हमारी जो कंपोजिशन है उनकी बात हो रही थी। इनको अपॉइंट कौन करेगा? दे विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इनको अपॉइंट करती है। मान लीजिए जो कंज्यूमर है उसके साथ चीटिंग हुई है यहाँ पर एंड इज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो अब वो क्या कर सकता है? ही कैन फर्दर अपील टू द स्टेट कमीशन। तो जो सेकंड लेवल की हमने बात करी थी, 3 टायर मैकेनिज्म की बात करी थी, इसमें जो सेकंड लेवल है दैट इज द स्टेट कमीशन। यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन को आगे हियरिंग के लिए ला सकता है, बट ऐसा नहीं कितने भी दिनों तक, इट इज विद इन 45 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो जो पासिंग ऑफ द ऑर्डर की डेट थी उस दिन से 45 डेज के अंदर आपको स्टेट कमीशन पे अपील करनी है। अब स्टेट कमीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट फोरम को कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड लेवल। ओके, अब सेकंड लेवल का भी आपको नाम याद रखना है। इट इज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। मैंने बहुत उसे ब्रेक करके बोला है सो दैट यू अंडरस्टैंड। अगेन यू आर गोइंग टू रिपीट अलॉन्ग विद मी। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने बात करी थी और जो स्टेट कमीशन में बात करी थी, दोनों में सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट वर्ड। तो फर्स्ट में हमने इधर पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट, इधर आ गया स्टेट, यहाँ पे हमने पढ़ा था फोरम एंड हियर वी हैव कमीशन। तो ये डिफरेंट है, बाकी अंदर का आप देखेंगे तीनों जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन पे कोई भी केस जो लोअर कोर्ट से आ रहा है वो भी आ सकता है और कोई डायरेक्ट केस जो है वो भी आ सकता है। अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन की अमाउंट क्या हो सकती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन हेयर इज 10 करोड़ रुपीज। प्लीज रिमेंबर हियर द कॉम्पनसेशन इज मैक्सिमम इज 10 करोड़। अगेन कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज जो लॉस क्लेम आप कर रहे हैं, जो नुकसान आपको हुआ है, जो सफरिंग आपको हुई है, उसका जो अमाउंट आप क्लेम करना चाहते हैं, उन दोनों ही अमाउंट्स को मिलाकर इज द कॉम्पनसेशन अमाउंट। So here at the state commission, the compensation amount exceeds rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crores। तो इसका आपको याद रखना है। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो कितनी है? ये एग्जैक्टली सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना है आपको, सिमिलर है। सो इट इज़ 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 अदर मेंबर्स, 1 ऑफ विच इज़ अ वुमन। तो एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट प्रोसीजर इज ऑल्सो द सेम। यहाँ पे भी जो लैब में जाएगा प्रोडक्ट टेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट फर्स्ट हम ऑप्शन देते हैं जो ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है, पहले हम उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, उसमें उसे प्रूव करना होता है कि वो गिल्टी नहीं है। अब जब प्रोसीजर किया जाता है, प्रोडक्ट को लैब के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, ही कैन फर्दर अप्रोच द नेशनल कमीशन। सो नेशनल कमीशन इज द थर्ड लेवल ऑफ द एपिलेट जुरिस्डिक्शन। तो आपके पास जुरिस्डिक्शन के तीनों लेवल्स हैं, थर्ड लेवल आ गया है ये नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन पे भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले जो स्टेट कमीशन है, जो स्टेट कमीशन के जो मेंबर्स थे, इनको कौन अपॉइंट करता है? दे अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन दोनों ही तरफ जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करेगी। अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी उनके अलाउंसेस, क्या सैलरी होगी, क्या लीव्स होंगी, सारी चीज़ें जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे अगर कोई केस है और वो कंज्यूमर उसमें सेटिस्फाइड नहीं है ऑफ द ऑर्डर, नाउ व्हाट ही कैन डू इज विद इन 30 डेज ही कैन अप्रोच टू द नेशनल कमीशन। तो 30 डेज का इसके पास ऑप्शन होता है और ये नेशनल कमीशन को अप्रोच करते हैं। सो नाउ वी हैव द थर्ड लेवल विच इज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अब देखो यहाँ पर सेम है, पूरा ही आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, सिमिलर है पूरा। द ओनली डिफरेंसेस स्टेट से नेशनल लेवल पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का चेंज है। कॉम्पनसेशन अमाउंट इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। तो जो भी आपका कोई केस आता है 10 करोड़ रुपीज़ से ऊपर का, तो आप नेशनल कमीशन पे डायरेक्टली अपील कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे हम जब
कॉम्पोजिशन की बात करें, सो वी हैव 1 प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर मेंबर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 4 अदर मेंबर्स हैं, वन ऑफ विच इज़ अ वुमेन। द प्रोसीजर इज द सेम, द प्रोडक्ट इज सेंट टू द लैब फॉर टेस्टिंग। वहाँ पे चेक किया जाएगा या वाकई में उस प्रोडक्ट में फॉल्ट है, डिफेक्ट है या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और 4 अदर मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? दे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप एक और चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई केस नेशनल कमीशन पे आता है, तो नेशनल कमीशन पे आने के बाद अगर कोई यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ से आप मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। बट अगर कोई केस लोअर कोर्ट से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है, तो उसके लिए नेशनल जो कमीशन है दैट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वहाँ पे जो डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। तो ये जो पूरा है 3 टायर मैकेनिज्म, इसको आपको प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज करें। मैं आपको डिटेल में समझा दिया है, और भी कोई आपको डाउट होता है तो आप इसे यहाँ पे चैनल पे मेंशन कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कम्युनिकेट किया है इंस्टाग्राम पे, वी आर विद द नेम ऑफ ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं चैनल को, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नाउ वी कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, बहुत ही सिंपल सा एक पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। अभी जब हमने पूरा प्रोसीजर की बात करी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक रमेश का, एक पर्सन रमेश के बारे में, कि अगर उन्हें प्रॉब्लम हुआ प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो कहाँ कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ एक कंज्यूमर अप्रोच कर सकता है या कोई और भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को? तो देखिए, सबसे पहला तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि जो कंज्यूमर है वो केस को फाइल करता है। वी कैन ऑल्सो हैव द केस फाइल्ड बाय 1 और मोर कंज्यूमर्स। तो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स भी हैं, अगर उनके साथ सिमिलर चीज़ पे ही सिमिलर प्रॉब्लम है, उनके साथ उसी सेलर से उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो लोग मिल के भी एक केस जो है उसे फाइल कर सकते हैं। Thirdly, we also have the state और the central government। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स केस को फाइल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है एग्जाम में, द लीगल एयर ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उसकी डेथ हो गई, अब उसके केस को आगे कौन कंटिन्यू करेगा? तो जो लीगल एयर है या रिप्रेजेंटेटिव है उस डिसीज्ड कंज्यूमर का, तो वो उनके केस को फर्दर कैरी करते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको बाय हार्ट करना है। इससे पहले आप देखिए, इस बुक में आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक रोल ऑफ द एनजीओज है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इनको आप एक रीडिंग ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। वैसे बोर्ड में नहीं बोले गए हैं आने के लिए, स्टिल आप अपने एंड से इन्हें ज़रूर पढ़िए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ जो मैटर होता है वो आपको इन टॉपिक से मिल जाता है, और ये आप वहाँ पे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं उसे कोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वेज एंड मीन्स में हमारे पास आ जाते हैं कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस खुद है, सेल्फ रेगुलेशन कर सकता है बिजनेस अपने आप को। हमारे पास FICCI है, CII है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्न करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को ले डाउन करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। So coming back to the 3 important topics, the first topic is redressal mechanism। जो मैंने आपको अभी बताया था, पूरा एक्सप्लेन करा है, ये redressal mechanism बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डोंट मिस दिस टॉपिक, आपको इसे ज़रूर पढ़ के जाना है बोर्ड्स के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जो हमने राइट्स हमने कवर करे थे लास्ट वीडियो में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सारे राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस रिलेटेड उसी से आते हैं, वो आपको पढ़ना है। एंड द थर्ड टॉपिक इज रिलीव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिलीफ पे यूजुअली क्वेश्चन आपको देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 या 2 केस स्टडी ली जो 2 मार्क्स के आएंगे उसमें आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। तो एक तरह से देखा जाए तो RRR पे आपको फोकस करना है। इट इज़ रेड्रेसल मैकेनिज्म, इट इज़ रिलीफ्स, इट इज़ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक R हमने और ऐड कर दिया है, सो इट इज़ R एंड R। ओके, सो जोक्स अपार्ट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें। कोई और चैप्टर के जिसके भी आपको डाउट्स रहते हैं, आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर, मेक श्योर दैट यू स्टडी वेल, यू ईट वेल, स्टे हेल्दी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।